ड्रामे की शुरुआत में हम जिनजिन को देखते हैं जो कि नील डाउन होकर के अपनी दादी से कहती है कि आप हमारे लिए जो भी फैसला करेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। दरअसल में जिनजिन छाओ परिवार की छोटी बेटी है और उसने अपनी मर्जी से एक गरीब लड़की से शादी कर ली है जिसका नाम लू है। लू इस परिवार का कहाँ से आया है ये बात जिनजिन को भी नहीं पता था। तभी जिनजिन की बड़ी बहन लिली दादी से कहती है कि इसकी गलती तो माफ़ करने लायक ही नहीं है, इसलिए आपको इसे सजा देनी चाहिए। लिली की बातें सुन करके तो दादी और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है और वो वांग से जिनजिन को मारने के लिए कहती है। वांग लिली का हस्बैंड है और वो जिनजिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लू उसे पकड़ लेता है और सबके धमकाते हुए कहता है कि अगर किसी ने जिनजिन को छूने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन करके तो दादी और भी ज़्यादा फायर हो जाती हैं और लूसी कहती है कि तुम्हें मेरे फैसले फैमिली मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम हमारे बीच में बोलोगे। इतना कह करके वो वांग से कहती है कि पहले तो इसका हाथ पैर ही तोड़ दो, हम लोग बाद में जिनजिन को देख लेंगे। वांग लू से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो लू उससे एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से वांग भाई पर चक्कर खा के गिर जाता है। ये सब देख करके दादी जिनजिन पर चिल्लाते हुए कहती है कि देखा ना तुमने कितना घटिया आदमी है जिससे तुमने शादी किया है, इसे तो शर्म भी नहीं आई हमारे घर के बड़े दामाद पर हाथ उठाने में, आखिर वो भी तुम्हारी जीजा है। एक काम करो कि तुम दोनों मिलकर मुझे मार ही डालो, ऐसी जलालत भरी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये सुनकर के जिनजिन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और लू को लड़ने से रोकती है। लू भी जिनजिन की मजबूरी समझ करके शांत हो जाता है जिसका फ़ायदा उठा करके वांग लू को बहुत ही ज़्यादा मार पीट देता है। लू को मार खाता हुआ देख लिली बहुत खुश होती है और वो जिनजिन को ताना मारते हुए लू से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि काटने वाला कुत्ता कितना बेबस हो गया है जो कि चुपचाप से मार खा रहा है। तो लू कहता है कि लगता है कि आप लोग पागल हो गए हैं जो कि बिना मतलब के बकवास किए जा रहे हैं। ये सुनकर के तो दादी खड़ी हो जाती है और लू से कहती हैं कि दोबारा से इस घर में कदम रखने की सोचना भी मत। तभी लिली भी कहने लगती है कि झाओ परिवार में दोबारा से अगर तुम यहाँ पर आए तो जिंदा नहीं लौटोगे। सभी लोग एक एक करके लू को काफ़ी जलील करने लगते हैं क्योंकि लू उन लोगों की नज़रों में कोई भी काम नहीं करता था, इसलिए लू को बहुत जलील करते हैं। लू भी बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा होकर के सब कुछ सुन रहा था। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है जिसका नाम सेन है और वो उन लोगों को ऐसा करने से रोकता है। वांग उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो सेन बताता है कि मैं लू का असिस्टेंट हूँ और आप लोग को पता भी है कि आप लोग किसे जलील कर रहे हैं। ये बीजिंग के राजशाही परिवार हूँ वंश का तीसरे राजकुमार है। वो परिवार का नाम सुन करके तो बस सब चौंक जाते हैं मगर उन लोगों की इनकी बातों पर यकीन नहीं होता। असिस्टेंट लू से कहता है कि आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही है और अभी आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है। लू कहता है मैंने कितनी बार कहा है कि मैं नहीं आऊँगा, तुम जा करके उन्हें कह दो कि अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें। इनकी बातें सुन करके वांग कहता है कि अच्छा नाटक कर रहे हो तुम लोग। तभी दादी भी कहने लगती हैं कि हुओ परिवार का नाम लेकर तुम हमें डराना चाहते हो, हमारे झाओ परिवार को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। लू अपने असिस्टेंट से कहता है कि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा सकता हूँ क्योंकि अभी इस हाल में मैं जिनजिन को अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मैं बाद में देखता हूँ। तो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट के जाने के बाद लिली जिनजिन से कहती है कि अच्छी प्लानिंग थी अब तुम अपने आप को अमीर बहू साबित करने में, वो भी छोटा मोटा परिवार नहीं, वो परिवार की बहू बनने का नाटक कर रही हो, ये कहानी किसी और को सुनाना, हम लोग तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। तभी दादी भी कहने लगती हैं कि तुमने इस चीटर लड़के से शादी करके पूरे झाओ परिवार को कलंकित कर दिया है, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को धक्के मार के घर से बाहर निकालो, यहाँ से निकल जाओ। लू जिनजिन को समझाते हुए घर से बाहर निकलता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि लू जिनजिन को घायल अवस्था में मिला था और तब उसने जिनजिन को अपनी जान बचाने की मदद मांगी थी और जिनजिन ने उसकी मदद करके उसकी जान बचाई थी और उसे अपने घर में छुपा लिया था। जिसके बाद लू उससे शादी कर लेता है और आज वो उसे दादी से मिलवाने के लिए घर लाई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और लू जिनजिन को लेकर के घर से बाहर निकल रहा था। तभी घर का पालतू कुत्ता जिनजिन पर हमला कर देता है और लू जिनजिन को बचाने के लिए उस कुत्ते को दूर धकेल देता है। यह देख करके घर का नौकर लू पर चिल्लाने लगता है और लू को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है कि वो कुत्ता किसका है वो कुत्ता बड़े मालिक का है जिसकी कीमत तुम्हारी जान से भी ज़्यादा है। बड़ी मालकिन उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। तो लू नौकर से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैंने जानबूझ करके नहीं किया ये सब, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो जिनजिन को काट लेता। तो नौकर कहता है कि माफ़ी मांगना है तो उस कुत्ते से मांगो जिसने तुम्हें अभी अभी हर्ट किया है, मुझे माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और वो अपनी बहन से कहती है कि ये नौकर बिल्कुल ठीक कर रहा है, तुम्हें नील डाउन होकर के मेरे कुत्ते से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिनजिन कहती है कि सिस्टर तुम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गई हो, थोड़ा सोच समझ करके बोला करो। तो लिली कहती है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि माफ़ी मांगने की बजाय मुझसे बहस कर रही हो। इस बात पर लिली जिनजिन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लेती है तो लू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम फिर से इसे धमकाने की कोई कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि ऐसा मत करो। लिली कहती है तुम्हें हीरो बनने का बहुत कीड़ा हुआ है ना, बस कुछ दिन रुक जाओ, इसकी आखिरी फैक्ट्री भी बंद करवा दूंगी जिसके बाद तुम दोनों रोड पर बैठ करके भीख मांगना।
जब तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। जिनजिन कहती है, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमेशा ही मेरी चीज़ों को बर्बाद करने पर तुली रहती हो। लिली हंसती हुई कहती है कि अभी अगर तुम नील डाउन होकर के मुझसे माफ़ी मांग लोगी तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकती हूँ। लू कहता है, जीवन दान? उसे लेने की ज़रूरत नहीं है, और रोड पर हम लोग नहीं आएंगे बल्कि तुम लोग आने वाले हो। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि लिली की कंपनी बंद नहीं होगी, बल्कि अगले 3 महीने में जिनजिन की कंपनी 1 बिलियन का बिजनेस करेगा। ये सुन करके तो लिली और भी ज़्यादा हंसने लगती है, और लूसी कहती है कि यार फेंकने की भी हद होती है। टुल्लू कहता है कि हाँ हाँ हंसो मत, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखा देता हूँ। और दूसरी बात तो ये है कि अगर तुम झांग रूप और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो अभी जिनजिन से माफ़ी मांग लो, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो लिली इस बात पे और भी ज़ोर से हंसने लगती है और उसे कहती है कि वो सब छोड़ो, पहले तुम नील डाउन होकर के मेरे कुत्ते से माफ़ी मांगो। तो लू समझ जाता है कि इनको समझाने का बेकार है, इसलिए ये जिनजिन को गोद में उठा करके वहाँ से चल जाता है। अगले ही दिन लू का असिस्टेंट लू को 1 बिलियन ला करके दे देता है, और 1 बिलियन पा करके लू लिली की बातें सोचने लगता है और उसे वापस से असिस्टेंट को देते हुए कहता है कि हाई जेंग में जितनी भी झाओ ग्रुप की सहायक कंपनी है सभी से मिलो और उनसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके झाओ ग्रुप के साथ नमस्ते कर ले, यानी कि उनके साथ में काम करना छोड़ दे। इतना कह करके लू जिनजिन के पास चला जाता है, जहाँ जिनजिन अपने फादर के प्रॉपर्टी पेपर्स को देख रही होती है। तो लू से कहता है कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला है, तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें सब कुछ दिलवा दूंगा। तो जिनजिन भी सोचने लगती है कि आखिर ये सब कैसे दिलवाएगा। तो लू उसे बताता है कि मैं हु ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और आज ही दोपहर तक मैं हु ग्रुप के प्रेसिडेंट के पद पर बैठने जा रहा हूँ। दोपहर में लू अपने ऑफिस में जाता है और अपने प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठता है, जहां उसकी मेन सिक्योरिटी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और उसे कहती है कि मास्टर लू ये आपकी कॉफ़ी है। तो लू कहता है कि आज से तुम मुझे मास्टर लू नहीं बल्कि मिस्टर लू कहोगी। वो अपनी सिक्योरिटी से कहता है कि आज मैं यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ, आज से हमारी कंपनी झाओ ग्रुप के साथ में काम नहीं करेगी और अभी से हमारा कोई भी प्रोजेक्ट झाओ ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए। साथ ही उसके साथ जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं उसे सभी के अभी ख़त्म करो, और हाँ किसी को ये बात पता भी नहीं चलनी चाहिए कि ये सब मेरे कहने पर हो रहा है और मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट हूँ। ये सब सुनकर के सिक्योरिटी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिली और वांग हु ग्रुप के प्रोजेक्ट मैनेजर डोंग को इम्प्रेस करने के लिए 5 लाख रुपये और महंगी शराब गिफ्ट करते हैं ताकि वो इनको हु ग्रुप का प्रोजेक्ट दे दे। यहाँ पर लेन देन चल ही रहा होता है कि तभी सिक्योरिटी लीव आ जाती है, जिनको देख करके मैनेजर खलबला जाता है और लिली भी अपने पति के साथ में गायब हो जाती है। मैनेजर सिक्योरिटी से पूछता है कि आपने यहाँ पर आने की कष्ट क्यों की, आपने मुझे बुलाया लिया होता तो मैं ही आ जाता। ये लियो कहती है कि आपके पास समय कहाँ है, आप तो कंपनी को आगे ले जाने के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, फिर आप मुझे देख कर कितना घबरा क्यों गए। डोंग अपनी सफाई में कुछ कह पाता है उससे पहले लियो उन्हें नौकरी से निकाल देती है। डोंग कहता है कि तुम सिक्योरिटी जरूर हो मगर तुम्हारे पास इतना पावर नहीं है कि तुम मुझे नौकरी से निकाल सको। लियो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए नहीं निकाला, मेरे पास पावर भी नहीं है, मैं तुम्हारे निकालने के लिए आदेश ऊपर से आया है। इतना कहकर के लियो वहाँ से चली जाती है और लू को जा करके बताती है कि मैंने आपका काम कर दिया। लू कहता है कि एक काम और कर दो, हाँ झाओ परिवार की छोटी लड़की है जिसका नाम जिनजिन है, उसे अपनी कंपनी का नया प्रोजेक्ट मैनेजर बनाने का कोई तरीका ढूंढो जिससे उसे यह ना लगे कि मैंने उसे यहाँ पर रखवाया है। सिक्योरिटी कहती है पर अभी तो आपने झाओ परिवार के साथ में अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है। तो लाओ कहता है कि मैंने जितना कहा है उतना बस उतना करो और ध्यान रहे कि उसे कोई परेशानी ना आए, और मैं फिर से तुम्हें ये बात समझा रहा हूँ कि झाओ परिवार के किसी भी मैटर में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उधर लिली अपने पति के साथ फिर से डोंग के पास जाती है और उससे कहती है तुम्हारी वजह से हुई वो कंपनी के साथ हमारा सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। लिली और वांग मैनेजर पर अपना गुस्सा निकालते हुए अपना पैसा और विस्की की बोतल छीन लेते हैं और उसे धमकाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोग इतना बड़ा नुकसान हो गया, अगर तुम इसे जल्दी से ठीक नहीं किए तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इतना कहकर के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाने पर उसे लू दिखता है तो लिली उसके पास जाकर के उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। लू उसे कहता है कि फिलहाल तुम्हें अपनी कंपनी अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए। लू की बातें सुन करके तो लिली हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि ये सब जानकारी तुम्हारे औकात के बाहर की है और फिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली, ये तुम्हारी चाल तो नहीं है। वांग में उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम हमसे लड़ करके हमारी बराबरी करना चाहते हो जिसके पास खुद भी खाने तक के पैसे नहीं है। लू कहता है कि इतनी बेवकूफ़ी आखिर तुम लोग के अंदर कहाँ से आ गई है, पहले तुम अपनी परेशानी क्यों नहीं सॉल्व कर लेते, फिर तुम मेरे पीछे आना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। लू जब घर जाता है तो वो देखता है कि दादी जिनिन को दूर से लड़के वहीं से शादी करने के लिए समझा रही थी। दादी जिनिन से कहती है कि देखो हमारा परिवार बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, इसलिए तुम उस भिखारी लोग को डिवोर्स दे करके वहीं से शादी कर लो। दादी हमेशा तुम्हारी भलाई की सोचती है, वे शादी करने से सिर्फ झाओ परिवार का ही फ़ायदा नहीं होगा बल्कि तुम्हारा भी फ़ायदा होगा। तुम एक रिच मैन से शादी करके एक अमीर औरत की तरह ज़िंदगी बिताओगी। लू भी चुप करके इनकी बातें सुनने लगता है तो दादी वही से कहती है कि अभी यहाँ नहीं कर रही है लेकिन मैं बहुत जल्द इसे शादी के लिए मना लूँगी। तभी वही हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं और जिनजिन के करीब जा करके उसे टच करने लगता है। ये देख करके तो लू के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता है और अंदर जा करके
करके वे वहीं पे चिल्लाने लगता है। दादी भी लू पर भी भड़क जाती है और कहती है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए। तो लू कहता है कि ये मेरी पत्नी का घर है, इसलिए मैं जब चाहूँ तब यहाँ पर आ सकता हूँ। दादी कहती है मैंने अपने पोती का भविष्य देखते हुए उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढा है और तुम तो उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। तभी वेई की नज़र जिनजिन की एंगेजमेंट रिंग पर पड़ती जाती है और वो लू से कहता है कि ये तुम्हारी औकात है जो जिनजिन को खूबसूरत लड़की को एक टूटी फूटी रिंग पहना करके रखे हो। इतना कह करके वो अपने जेब से एक हीरे की अंगूठी निकाल करके जिनजिन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये देख करके तो जिनजिन को अपने पास खींचते हुए वेई से कहता है कि इस ज़िंदगी में जिनजिन सिर्फ मेरी है और मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगा। मेरे और जिनजिन के बीच अगर कोई भी आया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। धमकी सुन करके तो वे और भी ज़्यादा उतावला हो जाता है और वो लू से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हो गई कि तुम मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात करोगी। तुम मुझे जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। भले ही ये मुझे अभी ठुकरा रही है मगर एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये खुद चलकर मेरे पास आएगी और तुम भी इसके साथ आओगे और इसे मेरे बेडरूम तक छोड़ करके जाओगे। ये सुनकर तो लू का खून खौल जाता है और वो वेई की जम करके पिटाई कर देता है। मार खाने के बाद वेई लू को धमकाते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में जिनजिन लू से कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ करके कहाँ चले जाते हो। अगर आज तुम समय पर नहीं आए होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। लू उसे समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके वेई के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि ये तो पिछले 2 महीने में हमसे दया की भीख मांग रहा है, अगर हम लोग हेल्प नहीं करेंगे तो ये आदमी रोड पर आ जाएगा। लू कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे लात मार करके बाहर फेंक दो। लू जैसे ही फ़ोन काटता है वैसे ही वहीं पर फिर से आ जाता है और दादी उसे बहुत समझाती है कि हम जिनजिन को बाद में समझा लेंगे और तुम्हारे लिए कोई भी दूसरा रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन वही तैयार नहीं होता। वो उनसे कहने लगता है कि मैं इतना पैसा खर्च करके यहाँ तक आया हूँ, जब तक जिनजिन मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वेई अपना सारा गुस्सा लू पर निकालने लगता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम हमारे वेई परिवार की ताकत को नहीं जानते हो। मैं तुम्हारी जिन्ना हराम कर दूंगा और तुम्हारी हैसियत मेरे नाखून की जितनी भी नहीं है, इसलिए मेरे जिनजिन के बीच से हट जा। वही जिनजिन से भी कहता है कि तुम अभी इसे तलाक दे दो वरना मैं झाओ परिवार को बर्बाद कर दूंगा, जिसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं तुम्हें परिवार की एक पैसे की भी मदद नहीं करूंगा जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार रोड पर आ जाएगा। लू उसे कहता है कि जो खुद रोड पर आ चुका है वो क्या किसी को रोड पर लाएगा। तभी वही के पास में कॉल आती है और उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वेई लू से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। वेई के जाने के बाद लू जिनजिन को बताता है कि मैं ही वो हु ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। जिनजिन कहती है कि लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। लू कहता है कि तुमने देखा नहीं कि मैंने कैसे वेई को यहाँ से भगा दिया। तो जिनजिन कहती है कि क्या तुमने वेई को भगाया है। जिनजिन उससे कहती है कि लगता है कि तुम्हें तेज बुखार है और तुम्हें आराम की ज़रूरत है, क्योंकि जिनजिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि लू किसी ग्रुप का प्रेसिडेंट भी हो सकता है। उसे लग रहा होता है कि उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा है। तो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो जिनजिन कहती है कि हाँ अगर तुम साबित कर सकते हो तो करके दिखाओ। लू तुरंत ही अपने ऑफिस में फ़ोन करके कहता है कि कल जिनजिन मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाएगी, आप लोग इसका अच्छे से ख्याल रखना। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो कि दादी को समझाती है कि अगर जिनजिन ने वेई से शादी नहीं किया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इस शहर में वेई के अलावा कोई भी हमारा दूसरा मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लिली दादी को समझाती है कि आप जिनजिन की बची हुई प्रॉपर्टी को बेच दीजिए, जिसके कारण जिनजिन रोड पर आ जाएगी और वो वेई से शादी करने के लिए मजबूर हो जाएगी। आप जिनजिन को रोड पर लाने की तैयारी कीजिए, तब तक मैं हु ग्रुप के नए प्रोजेक्ट मैनेजर से मिल करके आती हूँ। लिली हु ग्रुप के नए मैनेजर से मिलने के लिए जाती है और रास्ते में जिनजिन से टकरा जाती है और वहीं पर उसे जलील करते हुए कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिनजिन उसे कहती है कि तुम हमेशा ही मुझ पर क्यों चिल्लाती रहती हो, कभी अच्छे से बात कर लिया करो, आज मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी। ये सुनकर के लिली हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पता है कि तुम कहाँ पर खड़ी हो। ये हु ग्रुप का ऑफिस है और तुम्हारी जैसे मंदबुद्धि लड़की को नौकरी कौन देगा। लिली और वांग मिलकर के इतना शोर मचा देते हैं कि सेक्रेटरी लियो खुद वहां पर चली आती है और शोर मचाने के लिए उन्हें डांटती है और जिनजिन को अपने साथ लेकर के चली जाती है। ये देख करके तो लिली और वांग शॉक्ड हो जाते हैं। जिनजिन इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाती है और घर जाकर के लू को बताती है कि उसे जॉब मिल गई है और आज जिनजिन बहुत ज़्यादा खुश है। लू उसे अपने साथ कॉलेज फ्रेंड्स की पार्टी में चलने के लिए कहती है तो लू उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लू जिनजिन के साथ पार्टी में जाता है जहां जिनजिन की फ्रेंड उसे मिलती है जो कि उसे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है। जिनजिन जब पार्टी के अंदर जाती है तो कुछ क्लासमेट मिलकर के उसका मजाक बनाने लगते हैं, ये कहते हुए कि देखो यहाँ पर हाई स्टेटस की पार्टी कुत्ते बिल्लियाँ भी शामिल हो गए हैं। सब मिलकर के जिनजिन को इतना ज़्यादा बुरा भला बोलने लगते हैं कि सारी हदें पार कर जाते हैं, जिसे देख करके तो लू भड़क जाता है, जिस पर पार्टी में लू के साथ में बहस शुरू हो जाती है और मारपीट पर आकर के ख़त्म होती है। उधर दादी का पारा हाई हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि जिनजिन हु ग्रुप के प्रोजेक्ट मैनेजर
मैनेजर बन गई है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है, लेकिन लिली उन्हें बताती है कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। ये सुन करके तो दादी कहती हैं, अपनी माँ की तरह एक काबिल लड़की बन गई है। तुम लोग एक काम करो, आज उसके घर जाओ और हमारी कंपनी के लिए मदद मांगो। मुझे पूरा यकीन है कि वो हम लोग की मदद जरूर करेगी, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट और दयालु लड़की है। दादी की बातें सुन करके लिली कहती है कि मैं उससे मदद मांगने नहीं जाऊंगी, ये तो एक तरीके से भीख हुआ और मैं उसे भीख मांगने के लिए नहीं जाऊंगी। दादी उसे डांटते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए चुपचाप से उसके घर जाओ और रोते हुए उसे माफ़ी मांगो, ताकि उसको तुम्हारे ऊपर दया आ जाए और वो तुम्हें प्रोजेक्ट दे दे। अभी तुम्हारी बहन नहीं बल्कि हु ग्रुप की वो मैनेजर है, और ज़रूरत पड़ने पर तो हम लोग गधे को भी बाप बना लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में जलील होने के बाद में लू सोचता है कि कब तक मैं अपनी सच्चाई छुपा करके लोगों से जलील होता रहूँगा। यही सोच करके वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि मैं जिनिन से फिर से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तुम शहर के सारे अमीर लोग को इन्वाइट कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस शहर के सारे अमीर लोग को पता चल जाए कि मैं कितना पावरफुल हूँ और अमीर इंसान हूँ। ये जानने के बाद में कोई भी मुझसे जिन को बिल्ली करने की हिम्मत नहीं करेगा। उधर लिली अपने पति वांग के साथ में जिन के घर जाती हुई जिन्हें देख करके जिन काफ़ी घबरा जाती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लिली कहती है कि तुम बदतमीज हो गई हो, हम लोग तुम्हारे दीदी जीजा हैं और चाय पूछने की जगह और तुम आने का कारण पूछ रही हो। जिन कहती है कि मुझे पता है कि कौन क्या है, इसलिए साफ साफ बताओ कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लिली कहती है कि चूंकि तुम हुओ कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हुओ कंपनी के प्रोजेक्ट हमें दिला दो। जिन ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। इस बात पर लिली फायर हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे मना करने की। जिन कहती है कि देखो, मैं अपनी कंपनी के बहुत ईमानदार हूँ और तुमसे अच्छी अच्छी कंपनियां हमारे यहाँ लाइन में खड़ी हैं जो तुमसे बेहतर काम और अच्छा प्रॉफिट देने के लिए तैयार है, इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट मैं तुम्हारे नहीं दिला सकती। जिन की बातें सुनकर के लिली और वांग उससे लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर लू आ जाता है। लू को देख करके तो वो दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं। उनके जाने के बाद में दोनों साथ में बैठ करके बहुत सारी बातें करते हैं। लू बहुत प्यार से जिन को समझाता है कि मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ, जिसे सुन करके जिन बहुत खुश हो जाती है। उधर लिली रोते हुए दादी के पास जाती है और उनसे कहती है कि जिंजी ने हम लोगों को धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया, अब वो प्रोजेक्ट हम लोग को नहीं देगी। मैंने तो उस पर पैर पकड़ा और माफ़ी भी मांगी, मगर वो एक बात भी नहीं सुनी मेरी बात, और उसने ये भी कहा है कि मैं चाहती हूँ कि झाओ ग्रुप और झाओ पर दोनों ही बर्बाद हो जाए। लिली दादी को इतना ज़्यादा भड़का देती है कि दादी के सर पर खून सवार हो जाता है और वो बुखला जाती है। तभी उनके पास जिन का फ़ोन आता है और जिन उन्हें बताती है कि हम लोग फिर से शादी करने जा रहे हैं, इसलिए आपको हमारी शादी में ज़रूर आना है। दादी तो फ़ोन पर ही जिन को डांटने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे तुम पर लानत है और आज से तुम्हारे लिए झाओ परिवार मर चुका है। इतना करके दादी फ़ोन काट देती हैं और लिली के साथ मिल करके उसे शादी रुकवाने का प्लान बनाने लगती हैं। लू ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसके पास असिस्टेंट का फ़ोन आता है जो उसे बताता है कि यहाँ का हालत बहुत ख़राब है। आपके अंकल सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए फिराक में है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको यहाँ पर आना ज़रूरी है। फ़ोन कटने के बाद में लू अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और उसे अपने घर परिवार के बारे में बताता है कि वह एक राजघरानी परिवार से है, जिसे सुनकर के वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। लू सेक्रेटरी से कहता है कि मेरा जाना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक वहाँ से मैं आ ना जाऊँ तुम कंपनी के साथ साथ जिन का भी ख्याल रखोगी, क्योंकि अभी तक जितने भी दुश्मन थे वे सारे इंसल्ट करते थे, मगर अब मेरे परिवार दुश्मन है जिनसे मुझे जान का भी खतरा है। तो सेक्रेटरी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जिन का अच्छे से ख्याल रखूँगी, आप निश्चिंत होकर के जाएँ। ऑफिस से निकलने के बाद में लू अपने असिस्टेंट से मिलता है और अपने घर की हालातों के बारे में पूछता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि जब से आपके अंकल हुओ लैंग को पता चला है कि आप जिंदा हैं, तब से वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के लिए पागल हो गए हैं। इस समय अगर आप वहाँ पर नहीं गए तो आपकी पूरी विरासत वो अपने नाम कर लेंगे। फिर असिस्टेंट ड्यूक को समझाता है कि हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए जो भी कदम उठाएगा बहुत सोच समझ करके उठाएगा, क्योंकि 3 साल पहले आपके ऊपर जानलेवा हमला इन्हीं लोगों ने करवाया था। लू जिन को बिना बताए हुए बीजिंग चला जाता है, जहाँ लू की बड़ी आंटी उसे देख करके काफ़ी खुश हो जाती हैं और उसे पूछती हैं कि पिछले 3 साल में आखिर तुम कहाँ थे। खैर आंटी बिना देर के लू उसके फादर की वसीयत पर साइन करवाती हैं। वसीयत साइन करते ही लू अपने फादर की प्रॉपर्टी के 32% शेयर का मालिक बन जाता है। जिसके बाद आंटी युआन को लू को समझाती हैं कि तुम अपने छोटे अंकल लैंग को सावधान रहना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम यहाँ से कुछ भी मिले। लू कहता है कि आंटी मैं सब कुछ जानता हूँ, आप परेशान मत होइए। इतना कह करके लू अंकल से मिलने उनके घर चला जाता है। अंकल लू से पूछते हैं कि इतने सालों से तुम कहाँ पर थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा मगर तुम कहीं भी नहीं मिले। लू कहता है कि पर अभी तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, इसलिए आप पुरानी बातें भूल जाइए। अंकल कहते हैं क्यों नहीं, तुम्हें देख करके मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। मुझे तो पहले से ही पता चल गया था कि तुम जिंदा हो और मैंने कई बार तुम्हें बुलवाने की कोशिश भी की, मगर तुम तो यहाँ पर आने के लिए तैयार ही नहीं थे और आज तुम यहाँ पर अचानक से आए हो। तो लू कहता है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इनवाइट करने आया था। शादी का नाम सुन करके तो अंकल को सदमा लग जाता है और वो सोचने लगते हैं कि अगर इसके बच्चे हो गए तो मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तभी लू कहता है कि लगता है कि मेरी शादी की बात सुन करके आपको खुशी नहीं हुई। तो अंकल हंसते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा तो खुशी मुझे
नहीं हो रही है, बस तुम जल्दी से मुझे ग्रैंडपा बना दो। लू अपने अंकल से कहता है कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप मेरी शादी में ज़रूर आइएगा। इतना कह करके लू जिनजिन के पास चला जाता है। जिनजिन अपनी वेडिंग कार्ड सेलेक्ट कर रही होती है, तो लू कहता है कि क्या तुम अकेली वेडिंग कार्ड सेलेक्ट कर लोगी या मुझे हेल्प करना होगा। जिनजिन कहती है कि जब मुझे पता चला कि आप किसी काम से बाहर गए हैं तो मैंने सोचा ये काम मैं खुद कर लूँ, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो लू उसके साथ बैठ करके कार्ड पसंद करने लगता है। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का फ़ोन आ जाता है और लू जिनजिन को छोड़ करके असिस्टेंट से मिलने चला जाता है। वहाँ असिस्टेंट लू को बताता है कि कोई भी कंपनी हमारा प्रोडक्शन करने के लिए तैयार नहीं है, अगर ऐसा ही रहा तो हमारा ग्रुप लॉस में चला जाएगा। दरअसल में लू के अंकल लू की सारी सहयोगी पार्टनर को खरीद लिए थे, जिसके कारण वो सब लू के साथ में काम नहीं करना चाह रहे थे। लू कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी बीजिंग के लिए निकलता हूँ और देखता हूँ कि क्या हो सकता है। असिस्टेंट लू को समझाता है कि वहाँ आपकी जान को खतरा है, मैं खुद कुछ करने की कोशिश करता हूँ। पर लू उससे कहता है कि यह मामला तुम्हारे बस के बाहर की है, तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। इतना कह करके लू जिनजिन के पास चला जाता है और उसे सारी बातें बता करके फ़ौरन से बीजिंग सिटी निकल जाता है। बीजिंग पहुँच करके लू पूरे मामले को समझता है और अपने जैविक फादर के बेस्ट फ्रेंड से मिलकर के कंपनी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। जब ये बात उसके अंकल को पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाते हैं और अपने बटलर के साथ में मिल करके लू को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी बटलर को भी पता चलता है कि लू आने वाला है। वो अंकल को बताता है कि लू आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहा है। थोड़ी ही देर में जब लू वहाँ पर पहुँच जाता है तो अंकल से कहता है कि देखा मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, अब तो आप मान ही गए होंगे कि मैं समझदार हो गया हूँ, आपने फादर विरासत को संभाल सकता हूँ, इसलिए आज से आप मेरी विरासत को छोड़ दीजिए और मुझे चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने दीजिए। अंकल उससे कहते हैं कि क्यों नहीं, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा जरूर मिलेगा। अंकल की बातें सुन लू लगता है कि ये इतनी आसानी से मुझे तो सब कुछ नहीं देने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। अंकल उसका हाथ पकड़ करके रोकते हुए कहते हैं कि इतने साल बाद आए हो, प्लीज़ मेरे साथ खाना खा करके जाओ, आखिर मैं भी तुम्हारे फादर जैसा हूँ, तुम्हारे फादर के मरने के बाद मैंने ही तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया था। लू कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज मेरी शादी है इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो अंकल कहते हैं कि शादी की खुशी में एक ड्रिंक तो हम पी ही सकते हैं। तो लू जल्दी से ही ड्रिंक पी लेता है और हाइजीन के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। लू समझ जाता है कि ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। लू अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से जल्दी जिनजिन के पास जाकर के उसे सेव करो, मुझे डर है कि वो लोग उस पर भी हमला कर देंगे। पर असिस्टेंट कहता है कि मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ। तो लू असिस्टेंट को समझाता है कि वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और वो लोग तब तक मुझे मरने नहीं देंगे जब तक मेरे पास कंपनी का 32% शेयर है, इसलिए तुम जल्दी से जाकर के जिनजिन को सेव करो। असिस्टेंट लू को छोड़ करके चला जाता है। कुछ देर बाद उसके अंकल अपने बटलर के साथ यहाँ पर आ जाते हैं और लू को मारते हुए अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिनजिन भी वेडिंग के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसकी दादी आ जाती है। दादी को देख करके तो जिनजिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है आखिर आप मेरी शादी में आ ही गई। तो दादी कहती है कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आई हूँ, बल्कि ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे मदर के कातिलों का पता चल चुका है। ये सुनकर तो जिनजिन उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग कौन है। तो दादी कहती है मैं तुम्हें बताऊंगी, मगर उससे पहले तुम्हें लू को डिवोर्स दे करके वही से शादी करना हो पड़ेगा। और वैसे भी आज लू नहीं आने वाला है क्योंकि वो तुम्हारे साथ खेल रहा था, अब उसका मन भर गया इसलिए वो यहाँ से भाग गया है। दादी जिनजिन को लू के खिलाफ भड़काने का हर वो संभव प्रयास करती है, मगर जिनजिन लू के खिलाफ एक भी शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पर लू का असिस्टेंट आता है, जिनजिन को अपने साथ घर लेकर के चला जाता है और उसे लू की पूरी कहानी बता देता है। ये सुनकर के तो जिनजिन बहुत परेशान हो जाती है और लू से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। असिस्टेंट उसे कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं क्योंकि आपकी जान को भी खतरा है, वो लोग आपको भी ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कि उन लोगों ने मुझे भी रिश्वत दे करके खरीदने की कोशिश की है। तभी जिनजिन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो असिस्टेंट को समझाने लगती है। उधर अंकल लू से 32% शेयर के बारे में पूछते हैं, मगर लू किसी भी कीमत पर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है। अंकल उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, मगर लू कहता है अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। लू किसी भी कीमत पर टूटने के लिए तैयार नहीं होता। तभी अंकल के पास में लू के असिस्टेंट का फ़ोन आता है और वो जिनजिन के बदले 2 मिलियन रुपए मांगता है। ये सुनकर के तो अंकल बहुत खुश हो जाते हैं और उसे 2 बिलियन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर लू ये सब सुनकर के पागल हो जाता है और ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा असिस्टेंट मुझे धोखा नहीं दे सकता। अंकल उसे कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, तुम्हारे असिस्टेंट 2 बिलियन में बिक चुका है। लू को तो अभी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसका असिस्टेंट उसे धोखा भी दे चुका है। कुछ ही देर में असिस्टेंट जिनजिन को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाता है। जिनजिन को देख करके लू असिस्टेंट पर चिल्लाने लगता है और असिस्टेंट धीरे से लू को इशारा कर देता है, जिसे देख करके लू शांत हो जाता है। जिसके बाद जिनजिन रोते हुए लू के पास चली जाती है और बड़ी चालाकी से उसके हाथ की
की रस्सियों को काट देती है और इधर जिंजन लू की रस्सियाँ काटती है और उधर असिस्टेंट अंकल पर अटैक कर देता है। फिर दोनों मिलकर के अंकल को खूब पीटते हैं और दरअसल में ये सारा प्लान जिंजन का ही था। उसी के कहने पर ही असिस्टेंट ने अंकल को पैसे मांगे थे। लू अंकल से कहता है कि आपके कारनामे मुझे पहले से ही पता थे, आपने मेरे माता पिता को मरवाया था और मुझे भी मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं यहाँ से बच निकला। ये सब जानते हुए भी मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता था, आपको मारना भी नहीं चाहता था, लेकिन आज आपने मुझे मजबूर कर दिया है। तो अंकल कहते हैं कि चुप हो जाओ, अपने फादर की तरह चिकनी चुपड़ी मत मुझसे बात करो, तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हो, पर तुम दोनों ही मुझसे प्रॉपर्टी छीन लेना चाहते हो। इस बात पर लू बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनना चाहता था, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, मैं तो खुद ही 3 साल से छुपा फिर रहा था। प्रॉपर्टी की लालच में तो तुमने मेरा फादर को मुझसे छीन लिया और मुझे भी मारना चाहते थे। इसके बाद भी मैं तुमसे रिवेंज नहीं लेना चाहता था ताकि मैं चैन से जी सकूँ। तुम लालची इंसान मुझे जीने भी नहीं दे रहे थे और आज तुम ये बात कह रहे हो कि मैं तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनना चाहता हूँ। इतना कह करके लू जिंजन को अपने साथ लेकर के घर चला जाता है। घर पहुँच करके वो अपनी शादी की कार्ड को देख करके जिंजन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम लोग फिर से किसी दूसरे डेट पर शादी कर लेंगे। जिंजन कहती है कि क्या फ़ायदा इसमें फिर से पैसे बर्बाद करने की, पिछली बार का सारा अरेंजमेंट वेस्ट चला गया था, ऐसे दिखाने का क्या फ़ायदा जिससे खुद का पैसा ही और एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो रहा हो। लू उसे बहुत ही ज़्यादा बनाता है, जिस पर ज़िंदगी फिर से शादी के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन दादी जिंजन से मिलने की उसके घर जाती है और उससे अपने लिए की माफ़ी मांगती है और वो उससे कहती है कि मुझसे तुम्हें पहचानने में भूल हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें छोटा समझ के डांट दिया करती थी, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारा पति एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है। दादी लू की भी तारीफ करती हैं। तभी वहाँ पर लिली आकर के जिंजन को धमकाने लगती है और पहली बार दादी जिंजन की तरफ खड़ी होकर के लिली को बहुत डांट देती हैं और कहती हैं कि दोबारा इसको धमकाने की कोशिश भी मत करना। जिंजन एक बहुत ही अच्छी लड़की है और दादी का यह रूप देख करके तो लिली को हजम ही नहीं होता और वो जिंजन को उल्टा सीधा कहते हुए कहती है कि तुमने इनको क्या मिला करके पिला दिया है जो कि तुम्हारी तरफ हो गई है। यहाँ पर लिली काफ़ी ज़्यादा हंगामा खड़ा कर देती है और प्रॉपर्टी को लेकर के दादी से लड़ने लगती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि दादी उसे एक थप्पड़ लगा देती हैं। तभी लू का असिस्टेंट कुछ फ़ोटोज़ लेकर के वहाँ पर आता है और उसे लिली को देखने के लिए देता है। जब फ़ोटो लिली देखती है तो पागल हो जाकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो वांग को थप्पड़ मारते हुए अपने घर और ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल देती है। दरअसल में लिली का पति वांग उसे चीट कर रहा था और झाओ परिवार के पैसे लूटकर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा था और इसी बात का सबूत असिस्टेंट उसे दिखाता है। लू लिली के बकवास सुनकर थक जाता है और दादी से कहता है कि इसे अभी इसी वक्त घर परिवार और प्रॉपर्टी से बेदखल कर दीजिए। दादी कहती तुम ठीक कह रहे हो और वो फ़ौरन से लिली को प्रॉपर्टी से बेदखल कर देती है। लिली रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लिली के जाने के बाद लू दादी से कहता है कि अब आपकी बारी है, अब आपके साथ में क्या किया जाए। ये सुन करके तो दादी को सांप ही सूझ जाता है। वो कहती है कि मैंने क्या किया है, मैंने तो सब कुछ किया जो तुमने करने के लिए कहा था। दादी जिंजन का हाथ पकड़ करके कहती हैं कि अब तुम ही जो मुझे बचा सकती हो, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो लू कहता है कि मैं जानता हूँ कि जिंजन आपको जाने नहीं देगी क्योंकि आप ही उसकी इकलौती रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं आपको रहने खाने पीने का अलावा सारी सुख सुविधा देने के लिए तैयार हूँ। जब तक आप जिंदा रहेंगी तब किसी भी चीज़ का आपको ज़रूरत नहीं होगी, सब जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन एक शर्त है कि आप झाओ परिवार की सारी प्रॉपर्टी अभी के अभी जिंजन के नाम पर ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, जिसके बाद आपकी प्रॉपर्टी खरीद करके मैं जिंजन की गिफ्ट कर दूंगा। तब आप कहीं की भी नहीं रहेंगे और उस समय जिंजन आपका साथ देगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। शर्त सुन करके तो दादी का कलेजा फट जाता है, मगर उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और वो सारी प्रॉपर्टी जिंजन के नाम पर ट्रांसफ़र कर देती हैं। लू और जिंजन फिर से अपनी शादी की तैयारी में जुट जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा का अंत हो जाता है।